हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। लास्ट क्लास में हमने राइट्स के ऊपर डिस्कस किया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा कि इन राइट्स की नीड क्या थी। एक वीडियो में हमने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से पहले जब ब्रिटिश कॉलोनी थे तब हमारे देश में हमारा पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इसलिए हमें राइट्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डिटेल लेकर जाऊं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं जिससे आपके दो तीन कंसेप्ट क्लियर होंगे। कैपिटलिज्म, जब ये कैपिटलिज्म आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, कॉलोनियलिज्म आया, इंपीरियलिज्म आया, तो नेचुरली यहां पर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। लेकिन कॉलोनियलिज्म आया कहां से? मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री की बात बताता हूं। आपको यह बात पता होगी कि ब्रिटिश में दुनिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वन इज रॉ मटेरियल, चीप लेबर और मार्केट। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली यूके के पास ये तीनों चीजें नहीं, इसीलिए उन्होंने एक नया कंसेप्ट शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर ट्रेड। ट्रायंगुलर ट्रेड क्या था? इंडस्ट्री सबसे पहले यूके में आई तो वहां पर कुछ एक प्रोडक्ट बनने शुरू हो गए। वो प्रोडक्ट को लेते थे यहां से और अपनी शिप में लेकर अफ्रीका में चले जाते थे, जिसे डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। और यहां पर वो उन सामान को बेचते थे, और यहां से उन्हें पैसा नहीं मिलता था, ना ही उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि ये डार्क कॉन्टिनेंट, एक डार्क कॉन्टिनेंट होने के नाते यहां पर हम डार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, किसी भी तरीके का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इट मीन अभी भी ये लोग ट्राइब्स में रहते थे। अगर आप मूवी देखने के शौकीन हैं तो आपने बहुत सारी ऐसी मूवी देखी होगी कि एक ट्राइब के लोग हैं, वो अपने घरों में रह रहे हैं, रात को सो रहे हैं, और एक दिन दूसरी ट्राइब के लोग उन पर अटैक कर देते हैं। जब अटैक करते हैं तो उनमें जो ट्राइब अटैक कर रही है वो अपने साथ इन ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर चले जाते हैं। इन जितने भी मेल फीमेल बच्चे इनको उठाकर ले जाते हैं। अब उनका क्या करते थे? उनको इन लोगों को बेच देते थे, और ये लोग यहां से अटलांटिक ओशन से होते हुए यूएसए में जाते थे। ये रहा यूके, ये रहा अफ्रीका, और यहां यूएसए में जाते थे, और यहां पर ओपनली स्लेव बेचे जाते थे। जैसे हम मंडी में जाते हैं, आलू प्याज खरीदते हैं, भाव लगाते हैं, वैसे ही यहां पर स्लेव बेचे जाते थे। और स्लेव के बदले में फिर वहां से पैसे नहीं लेते थे, और उन्हें वहां से रॉ मटीरियल मिलता था। वो जो रॉ मटीरियल बनकर फिर वो यूके में लेकर आते थे। यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल की जो थी वो ये पूरी करते थे। अब आप देखिए, मैंने आपको कहां से शुरू किया कि जब ये लोग स्लेव बनकर यहां आ गए, इनको भी यहां राइट्स की रिक्वायरमेंट हुई, लेकिन राइट्स इनको नहीं मिले। इनकी यहां पर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गई। यहां से भी कहीं ना कहीं हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री में राइट्स की डिमांड आई। तभी यूनाइटेड नेशन के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में राइट्स वर्ड को दिया गया। एम आई राइट? लेकिन मैं आप थोड़ी देर के लिए कंसेप्ट राइट को छोड़ रहा हूं। यहां पर मैं इस कंसेप्ट को और कंप्लीट करता हूं। यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई। क्वेश्चन ये उठता है, अभी आप एक क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं कि सर अभी तो आपने कहा कि रॉ मटेरियल, चीप लेबर और मार्केट, तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है।
लेकिन ये तीनों ही इनके पास नहीं है। फिर ऐसा क्या रीजन था कि यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई? बेसिकली यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने का मेन रीजन एक आइडियोलॉजी थी। इस आइडियोलॉजी का नाम हम लिबरलिज्म लिखते हैं। लिबरलिज्म, उदारवाद हिंदी में कहते हैं। क्लियर? मैं आपको अगले लेक्चर में इज्म के ऊपर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, गांधीइज्म, लिबरलिज्म कहां से शुरू हुआ, लिबरलिज्म के मेन फीचर कौन कौन से हैं, कैपिटलिज्म क्या मतलब होता है, सोशलिज्म क्या होता है, फासिज्म क्या होता है, इनको एक सीक्वेंस में करेंगे। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। नो, ये एक जनरल स्टडी का भी पार्ट है। आपको मार्क्सिस्ट एस्पेक्ट पता होना चाहिए, आपको लिबरल एस्पेक्ट पता होना चाहिए, आपको गांधीयन फासिस्ट एस्पेक्ट भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस आइडियोलॉजी को एक थ्योरी के साथ पढ़ना शुरू करोगे तो आप इन्हें कवर नहीं कर सकते। बात क्लियर है? लेकिन अगर आप इसे एक स्टोरी के साथ पढ़ोगे तो ये बड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इस बात को यही ड्रॉप करता हूं, क्योंकि मैं लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, गांधीइज्म की नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट कि ट्रायंगुलर ट्रेड क्या होता है, ट्रायंगुलर ट्रेड की रिक्वायरमेंट क्या थी, ट्रायंगुलर ट्रेड से यहां पर यूएसए पे स्लेव गए, ट्रायंगुलर ट्रेड में और डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आया, हालांकि इसको मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूंगा, इनको रॉ मटेरियल कहां से मिला। लेकिन अब इनको मार्केट की रिक्वायरमेंट थी, चीप लेबर मार्केट की भी रिक्वायरमेंट थी। तब इन्होंने अपनी मार्केट के लिए, एक तो नेचुरली इनके पास डार्क कॉन्टिनेंट है ये अफ्रीका, साथ ही इन्होंने बहुत सारी दूसरी जगह पर कॉलोनीज बनाई। यस, आप ठीक कह रहे हो, कॉलोनीज बनाई। ये दूसरी जगह ट्रेड करने पहुंचे, इनको मार्केट की रिक्वायरमेंट थी। अब एक क्वेश्चन, और जो आपने अभी कहा कि ये कॉलोनी बनाई इन्होंने, लेकिन एक क्वेश्चन आप अभी यही खड़ा हो जाता है कि इन्होंने इंपीरियलिज्म की तरफ क्यों नहीं बढ़े और कॉलोनियलिज्म की तरफ क्यों बढ़े। इससे भी पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म में फर्क क्या है। एक सिंपल सी लाइन में आपको समझाता हूं। इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म में एक सिंपल सा फर्क है। कॉलोनियलिज्म इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंपीरियलिज्म, ये एक इंपीरियलिज्म का इंस्ट्रूमेंट है और कुछ नहीं है। Am I right? हम इंपीरियलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, जिसका एक इंस्ट्रूमेंट कॉलोनियलिज्म था, उस आइडियोलॉजी से 300 साल हम एक्सप्लॉइट हुए हैं। बात क्लियर है? इट मीन इंडिया में अगर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हुई, जहां इंडिया कॉलोनी बना, तो उसकी कहीं ना कहीं वर्ल्ड आइडियोलॉजी, वर्ल्ड हिस्ट्री का, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो ऑर्डर का इंपैक्ट पड़ा। मैं एक और लाइन आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे इन हमारी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में एक पॉइंट मिस कर देते हैं, द इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जो उस टाइम हमारी हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट हुई और हमने फ्रीडम स्ट्रगल हमें मिला 1945 से, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी के अटैक के बाद, जब यूएसए राइज होता है 1945 से लेकर 1948 और 49 तक वर्ल्ड की जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे उनको इंडिपेंडेंस मिलना शुरू हो गया। चाहे वो साउथ अफ्रीका के लोग हो, अफ्रीकन हो, चाहे हमारे इंडिया है, चाहे इंडोनेशिया है। 1948 में इंडोनेशिया को इंडिपेंडेंस मिला। इट मीन कितने भी नेशन थे, चाहे हम लैटिन अमेरिकन की बात करें, क्लियर। तो इट मीन 1945 से 1950 तक का जो पीरियड था, यहां पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल था। एक लाइन और
मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, हमारे देश की आइडियोलॉजी, हमारे देश का कोई भी जिस पर इंपैक्ट वर्ल्ड ऑर्डर का पड़ेगा, इवन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडियन सोशल में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, इन पर इंपैक्ट वर्ल्ड ऑर्डर का पड़ता है। वर्ल्ड ऑर्डर दो तरीके का होता है, वर्ल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। नेक्स्ट जाओ से नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। नो डाउट, आई नो हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, मैं बहुत इलेबोरेट कर रहा हूं, डायरेक्शंस इधर जा रहा हूं। जेंटलमैन, ये बेसिक चीजें हैं, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जब मैं आपको एक्सप्लॉइटेशन की बात करूंगा तो आपको सिर्फ अमीर गरीब को एक्सप्लॉइट करता ये पता है, जमींदार ने किसानों को एक्सप्लॉइट किया इतना ही पता है। नहीं, हमें वर्ल्ड लेवल पर पता होना चाहिए, सो दैट जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ें तो हमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में जो भी राइट्स दिए हैं वी कैन कंपेयर इट विद दोज राइट्स। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। क्लियर? थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है।